एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आजकल मैंने देखा कि एक 5वीं क्लास के बच्चे को भी इतना स्ट्रेस होता है कि वो बेचारा अपनी पढ़ाई में दबा रहता है, अपने ट्यूशन में, होमवर्क में, इसमें उसमें। तो आपके हिसाब से अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या कोई बदलाव की ज़रूरत है जिससे ये प्रेशर थोड़ा-सा कम हो सके? अ, सर बदलाव तो आया है बट मुझे लग रहा है ये बदलाव अभी बहुत और ज़रूरत है। जो फ्यूचरिस्टिक थिंग्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकल है, जो ऐसी नॉलेज है जो वो प्रैक्टिकली आगे यूज़ कर सकें। क्रामिंग वाली चीज़ें हटा करके अगर हम उनको वो चीज़ें सिखाएँ जो टेक्निकली उनको बाद में काम आएँगी, कुछ ऐसा क्रिएटिव सिखाएँ, कुछ ऐसा जो लाइफ में यूज़ करेंगे आगे। मुझे लगता है रटने वाले सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल खत्म कर देने चाहिए। You're watching Success Fun Day. Success simplified. Fun Day amplified. जो मैंने नहीं पढ़ा, अगर वही एग्ज़ाम्स में आ गया तो? अगर मैं एग्ज़ाम्स के टाइम पे ब्लैंक आउट हो गया तो? अगर मेरा स्कोर कम आया, तो मेरा एडमिशन क्या मेरे मनपसंद स्कूल या कॉलेज में होगा? इस तरह के कई सवालों के साथ आई एम श्योर मेरी ही तरह आपने भी अपना पूरा बचपन और स्कूलिंग लाइफ निकाली होगी। पर आज हमारे बीच जो हस्ती मौजूद है, उन्हें ना सिर्फ इन सभी सवालों का जवाब पता है, बल्कि ये बच्चों को गाइड भी करती हैं कि स्कूल के किसी भी तरह के एग्जाम्स में किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। तो आइए मिलते हैं द फ्यूचर आर्किटेक्ट ऑफ यंग माइंड्स, जिनका सोशल मीडिया आईडी भले ही द इंक्विजिटिव माइंड है, पर ये असल में कई तरह के इंक्विजिटिव माइंड्स की एंग्जाइटी को दूर करती है। तो स्वागत करते हैं रूपाली भटेजा जी का। वेलकम टू सक्सेस फंडे रूपाली। थैंक यू सो मच। तो आपको तो इतने सालों का बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, आपने 15 साल तक बच्चों को पढ़ाया है, और वो कहते हैं ना कि 5 साल बाद तो जनरेशन ही चेंज हो जाती है बच्चों की। तो आपने क्या फ़र्क देखा पहले की जनरेशन के बच्चों में, जो 15 साल पहले हुआ करते थे, वर्सेस जो आज के बच्चे हैं, उनमें क्या खास फ़र्क देखा आपने? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी बच्चे तो बच्चे ही हैं, फ़र्क क्या होगा? हाँ, ये है कि पहले बच्चों के पास ना जैसे गैजेट्स नहीं थे। हाँ, तो उस वजह से डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अब डिस्ट्रैक्शन नहीं था तो पूरा फ़ोकस पढ़ने पे होता था या फिर बाहर खेलने चले जाएँगे, बिल्कुल। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो तब वाले बच्चे इतने स्मार्ट भी नहीं थे, पर अब वाले बच्चे जो हैं मैं मानती हूँ कि वो गैजेट्स में रहते हैं, उनके पास पेरेंट्स के लिए कम टाइम होता है, पर आज वाले बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और बहुत क्विक कैच करते हैं। पहले वाले बच्चों को 4-4 घंटे भी उठा के पढ़ाना पड़ता था कि नहीं करो, अब वाले बच्चे जल्दी कैच करते हैं। ओके। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ कि आपने किसी बच्चे से कोई एक सवाल पूछा और उसने मोबाइल में देख के जवाब दे दिया हो आपको? मल्टीपल टाइम्स। ये तो अच्छा, अब तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपने सेंटर में एंटर करना है तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल बाहर छोड़ दीजिए या फिर ओके। अपने बैग में साइलेंट करके रख दो। इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं पढ़ाते-पढ़ाते, इनके बीच में फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टा का क्लिक आ रहा है। ये तो आजकल दिक्कत है ना। अब जैसे अगर रीसेंट टॉपिक की बात करें, सीबीएसई ने अभी तक बुक्स लॉन्च नहीं करी है, क्लास 9 की बुक्स अब तक नहीं आई हैं। अब नहीं आई हैं तो बच्चों को क्या है, वो पीडीएफ से पढ़ रहे हैं जो बुक्स। अब कुछ भी कह दो, पेरेंट्स को भी जवाब देंगे बुक में ही है, जब फ़ोन ही बुक में है तो फिर क्या करेंगे? तो ये चीज़ें तो बहुत हैं, बच्चों का ध्यान बहुत है फ़ोन के अंदर। एक नोटिफ़िकेशन और सारा जो कंसंट्रेशन होता है वो खत्म हो जाता है उनका। बिल्कुल। आपके लिए टीचिंग का सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है? वो कि आपको अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स के हिसाब से अच्छे बच्चों का एडमिशन मिल जाता है, अगले साल इंक्रीमेंट मिल जाता है अपनी फ़ीस में, या बच्चों का अच्छा रैंक आ जाता है, वो आपके लिए एक बड़ा शॉट इन द आर्म बोलते हैं जिसको। ये कह लो कि बच्चा प्रोफ़ेशनली एक अच्छा स्टेटस हासिल कर लेता है फ्यूचर में जाके। आपके लिए क्या है टीचिंग का सबसे बड़ा रिवॉर्ड? आज आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा ना, ये मेरे दिल से आंसर निकलेगा इस चीज़ का। जब मैंने प्रोफ़ेशन जॉइन किया था ना, मुझे पता नहीं था कि मुझे टीचिंग करना है। ओके, मैंने बीएड किया था, पर मेरे को स्कूल टीचिंग में कभी नहीं जाना था। मैं ओके। कभी बंद करके नहीं पढ़ाना चाहती थी कि स्कूल के ये नॉर्म्स हैं, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे करो, ये वाला चैप्टर इतने टाइम में खत्म होना चाहिए, इसमें से सिर्फ़ ये 2 क्वेश्चन ही कराओ तो आएगा। जहाँ तक रही रिवॉर्ड की बात, सर फाइनेंस मेरा कभी मुझे था ही नहीं कि मुझे फीस मिल जाए, मैंने कभी नहीं सोचा था। और रैंक की बात तो, अगर मेरे इंस्टीट्यूट में 100 किड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 में से कोई 10 ले आए और मैं उन 10 को न्यूज़पेपर में छपवा दूँ या एक पैम्फलेट बनवा के छपवा दूँ, तो मेरी तो वो हो गई। बात तो तब है ना जब वो जितने बच्चे मेरे पास हैं, वो अगर अगर मैं स्टेयर्स की बात करूँ, 10 स्टेयर्स हैं, 10 से कोई 9 पे आ गया, 9 वाला 8 पे आ गया, या 7 वाले ने 5 पे जंप कर ली, या 5 वाले ने 1 पे जंप कर लिया, तब तो बात है। मेरी एक स्टूडेंट थी एंड शी वाज रियली लाइक अफ्रेड ऑफ मैथ्स, कि मुझे तो मैथ्स होता ही नहीं है, मैं कैसे करूंगी। उसके हैंड शिवर करते थे जब वो मेरे पास आई थी। और मुझे लगता था कि इसको मैं मैथ्स कैसे कराऊंगी। फर्स्ट डे लीनियर क्वेश्चन स्टार्ट किया तो उससे हाथ ही नहीं चल रहे थे, वो कैसे करेगी। ओके। बट जब वो 12th में आई और उसका स्कूल में 97% मार्क्स आया, उसने मुझे एक लेटर लिख करके दिया कि आज मैं ये मार्क्स आपकी वजह से ले आई हूँ। सर दैट इज व्हाट माय अचीवमेंट इज। जब पुराने बच्चे मिलने आते हैं ना आपसे कि आज मैं इंजीनियर बन गया, या आज मेरी जॉब इस फील्ड में लग गई, मैम यहाँ पे मैंने ऐसे कर लिया, तो वो मेरा अचीवमेंट है सर। मनी तो कभी मैटर था ही नहीं मेरे लिए। मुझे अगर मनी अर्न करना होता तो बहुत सारे और प्रोफेशन है उसमें अर्न कर सकते हैं, ये ट्रू। प्रोफेशन अर्निंग के लिए नहीं है। आपने टाइम की बात की,
तो एक तो होता है स्कूल का टाइम, एक होता है ट्यूशन्स का टाइम, एक होता है होमवर्क, फिर लोग बच्चे उसके बाद में भी OTT, नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए टाइम निकाल लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम, इज इट होमवर्क और नेटफ्लिक्स? सर शायद मेरी बात से आप कंप्लीटली अग्री ना करो, और शायद बहुत सारे लोग जो मुझसे सुनेंगे नहीं अग्री करेंगे। मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ का बुरा होता है, पर आप ऐसे समझिए इन बच्चों को ना बहुत ज़्यादा टाइम कुछ करने का मिलता नहीं है। बचपन से प्रेशर होता है मेरे ख्याल से। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ क्लास 5-6 में सोचते हैं कि मेरे बच्चे ने आज इंजीनियरिंग करनी है, या डाटा साइंसेस में जाना है, या फाइनेंस आगे संभालना है, हमारे बिजनेस देखना है, व्हाटएवर, तो आप सीए कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। बचपन से ना अभी स्कूल जाना है, स्कूल से बच्चा आएगा तो ट्यूशन पढ़ना है, ट्यूशन के बाद ये एक्टिविटी में डालना है, फिर वो एक्टिविटी में इतना शेड्यूल हम उनका टाइट कर देते हैं, उनके पास मी टाइम तो है ही नहीं। हाँ ठीक है, हर चीज का एक्सेस बुरा है। मैं ये नहीं कहती सारा दिन टीवी चला दो, सारा दिन शो में वेस्ट कर दो, बट वंस इन अ वाइल, वेकेशंस के टाइम पे सैटरडे इज राइट, वो भी अलाउ होना चाहिए। हर चीज का इक्वल, हम भी तो कभी देखते हैं ना, फ्री होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हमने कभी ओटीटी नहीं देखते या पेरेंट्स नहीं कभी ओटीटी देखते। मैं देखती हूँ हर चीज का एक्सेस बुरा है, बट पहले पढ़ाई जरूरी है। हर चीज शेड्यूल से की जाए तो, कि हाँ 2 घंटे अगर पढ़ा है तो आधा घंटा हम नेटफ्लिक्स भी देख सकते हैं, या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हम उसे उस टाइम पर देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए, बट कुछ टाइम देना चाहिए। हाँ सबसे पहले प्रायोरिटी पढ़ाई ही है, बट हाँ ये भी ठीक है, कई सारे बच्चे होंगे जो इस फील्ड में भी जाएंगे। आजकल तो सोशल मीडिया के भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है बच्चों के पास, तो जरूरी तो नहीं है ना सारे बच्चे पढ़ाई में ही जाएंगे। वाह, कभी आपके बच्चों को ऐसा रियलाइज हुआ कि हमारी मम्मी तो एक्सपर्ट है, उनको तो सब पता है, तो हम उसका थोड़ा सा एडवांटेज ले लें उनको, इफ दे टेक यू फॉर ग्रांटेड फॉर एनीथिंग, इज दैट हैपन, कभी मतलब हुआ ऐसा? मेरी डॉटर तो, अगर अपने बच्चों की बात करें तो मेरे बच्चों को तो लगता है कि मम्मा से ज्यादा उनको आता है, और मुझे लगता है सारी जनरेशन को लगता है कि हमें ज्यादा आता है। मेरी डॉटर ने बॉटनी ऑनर्स किया है, और मैं चाहती हूँ वो मास्टर्स करे। ओके। तो बट उसका ये है कि वो अपने डिसीजंस बेटर ले सकती है हमसे। उनको मतलब अपने घर की मिठाई किसको अच्छी लगती है, हलवाई तो नहीं खाता, तो मतलब उनको बच्चों को नहीं लगता मेरे कि आई एम दैट स्मार्ट, बाकी बच्चों को लगता है पर मेरे बच्चों को नहीं लगता। घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, तो आपके हिसाब से एक आइडियल स्टूडेंट किसको कहा जाना चाहिए? वो जो सारे क्वेश्चंस के आंसर जानता है, या वो जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है? ये तो आपने मुझसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चंस पूछना बहुत अच्छी बात है, सॉल्व करना भी बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लगता है जो क्वेश्चन पूछता है ना, मतलब वो क्यूरियस है, एम्बिशियस है, उसको कुछ करना है। जो सॉल्व करा है वो तो मैंने दे दिया, ये पैटर्न है, आप ये क्वेश्चंस कर लीजिए, या एनसीईआरटी में या जहां से भी। जो पूछता है ना वो जानना चाहता है। रिसेंटली क्लास में मैं रेनबो पढ़ा रही थी, तो एक बच्चे ने मुझसे क्लास में पूछा, मैम रेनबो पैराबोला क्यों है? क्लास में तो उसमें बुक में तो सिर्फ इतना ही लिखा था, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, बैंड ऑफ 7 कलर्स है, पर उस बच्चे ने मुझसे सामने से पूछा कि ये पैराबोला की शेप में क्यों है। तो उसके अंदर क्यूरोसिटी है जानने के लिए, और ये चीज ही हमें अलाइव रखती है कि हमें भी और जितना नॉलेज होगी उतना बच्चों को दें, और जो बच्चा जानना चाहता है ना उसको पढ़ा करके और बहुत मजा आता है। पैराबोला का मतलब सेमी सर्कल? या यू कैन से। ओके। ये मैं अपने व्यूअर्स के लिए क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी तरह शायद उनको भी नहीं पता होगा कि पैराबोला, कईयों को नहीं पता होगा हाँ। कि पैराबोला का मतलब और ये भी सेमी बता सर्कल। दूं, जो रेनबो की एक्चुअल शेप होती है वो सर्कल होती है, वो उसकी विजन ऐसे में दिखती है कि मैं सिर्फ उतना हाफ सर्कल दिखता है, तो उसको पैराबोला बोला जाता है। करेक्ट, ये भी एक क्लैरिफिकेशन है हम में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए, कि रेनबो एक्चुअली में सर्कल होता है, दिखता वो एक टाइम पे सेमी सर्कल में ही है, एट एनी प्लेस, राइट? राइट राइट सर। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आजकल मैंने देखा कि एक 5वीं क्लास के बच्चे को भी इतना स्ट्रेस होता है कि वो बेचारा अपनी पढ़ाई में दबा रहता है, अपने ट्यूशन में, होमवर्क में, इसमें उसमें। तो आपके हिसाब से अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या कोई बदलाव की ज़रूरत है जिससे ये प्रेशर थोड़ा सा कम हो सके? सर बदलाव तो आया है, बुक्स तो चेंज हुई हैं, बट मुझे लग रहा है ये बदलाव अभी बहुत और ज़रूरत है। अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखो, मतलब मैं बहुत सारी कंट्रीज़ को देखती हूँ, मैं मेरे को बहुत शौक है देखने का, तो बच्चों को इतना प्रेशराइज नहीं किया जाता। मुझे लगता है क्रैमिंग तो कभी काम आती ही नहीं है। क्या आज बचपन में मैंने इतने सारे फॉर्मूलाज लर्न किए, या इतने सारे चैप्टर्स लर्न किए, या आप रिसेंट हमें मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ाया गया, हमें ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ाया गया। मैंने सुना है कि बाहर के कई कंट्रीज़ में बच्चों को ये बताते ही नहीं कि हम कभी स्लेव्स थे। हमने क्यों पढ़ाया इतना कि हम स्लेव्स थे? जो फ्यूचरिस्टिक थिंग्स है, जो टेक्नोलॉजिकल है, जो ऐसी नॉलेज है जो वो प्रैक्टिकली आगे यूज कर सके, वो ये कहाँ यूज करेंगे कि कौन एम्परर थे हमारे यहाँ पर पुराने। या मैं कहूँ कि अगर मैं बुक्स में भी कुछ रटने वाली क्रैमिंग वाली चीजें हटा करके अगर हम उनको वो चीजें सिखाएं जो टेक्निकली उनको बाद में काम आएंगी, कुछ ऐसा क्रिएटिव सिखाएं, कुछ ऐसा जो लाइफ में यूज करेंगे आगे, मुझे लगता है रटने वाले सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल खत्म कर देने चाहिए। मैं बिल्कुल उसके फेवर में नहीं हूँ कि इतना रटने वाला होना चाहिए। बच्चों के ऊपर प्रेशर इतना बिल्ड कर दिया ना कि रटो, लर्न करो, ये सुनाओ, वो सुनाओ, स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए। क्यों नहीं वो अपने आप बिल्ड कर पा रहे हैं स्पेलिंग्स? धीरे धीरे सीखेंगे ना सही करना। गलत से तो इंसान सही पर जाता है, क्यों सही ऐसा ही करना पड़ेगा? क्यों प्रेशर बच्चों पे बनाते हैं हम पेरेंट्स भी कि नंबर लाने पड़ेंगे, तो प्रेशर आएगा ना उनके ऊपर। छोटा सा बच्चा है, क्लास में एक के 7 आए, एक के 10 आए, तेरे क्यों 7 आए, उसके क्यों 10 आए?
कभी हमने अपने आप को कंपेयर किया है कि वो वाला इतना अर्न कर रहे हैं, हम इतना अर्न नहीं कर रहे? ट्रू तो बच्चों को क्यों करते हैं हम इतना कंपेयर? उसकी अपनी आइडेंटिटी है। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कोई बच्चा अच्छी ड्राइंग करता होगा, कोई बच्चा किसी डांस में अच्छा होगा। हर एक बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी है। मुझे लगता है प्रेशर तो होना ही नहीं चाहिए। हर इंडिविजुअल को ना अपना ऐसा ग्रो होना चाहिए जो जिसमें वो खुद ग्रो होना चाहता है। हम क्यों करते हैं बचपन से प्रेशराइज उनको? तो आपने रोड लर्निंग के हिसाब से कहा कि इस सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, तो क्या आपके हिसाब से हिस्ट्री सब्जेक्ट शुड बी एलिमिनेटेड? मैं ये नहीं कह रही क्या हिस्ट्री वो हटा दो, रिडंडेंट है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हिस्ट्री हटा दो। मैं किसी सब्जेक्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ। उस सब्जेक्ट में जो पढ़ा रहे हैं मैं उसके अगेंस्ट हूँ। वो पढ़ाओ जो उनके काम। कहते हैं हिस्ट्री से ही हम लर्न करते हैं, अपनी मिस्टेक्स से लर्न करते हैं ना। तो ठीक है, वो मिस्टेक्स कराओ जो अपने कल्चर के बारे में पढ़ाओ ना। आप और कंट्रीज में भी देखिए ना, अगर पोलैंड की लड़ाई हुई थी जब, तो उन्होंने क्या कहा, हम अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ेंगे, अपना कल्चर नहीं छोड़ेंगे, जब उनके ऊपर गलत किया जा रहा था। तो हमारी कंट्री में हमारे बच्चों को हमारा कल्चर बताओ ना। आप मुगल एम्पायर क्यों सिखा रहे हो? आप ब्रिटिश रूल को क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हो? आप ग्लोरीफाई कर रहे हो तो अशोका का एम्पायर ग्लोरीफाई करो ना। आप हमारे कंट्री को ग्लोरीफाई करो ना। इंडियंस है तो दे शुड बी प्राउड टू बी इंडियंस, नो, रेदर देन रियलाइजिंग कि हम तो स्लेव्स थे 200 ईयर्स, हम पे ब्रिटिश ने रूल किया था। ये क्यों लर्न कराना है उनको? हमने क्यों सिखाना क्यों है? अगर पढ़ाना भी है तो एक चैप्टर में समझा सकते थे उसको, हर साल हर साल हर साल। मे बी उसके पीछे मंशा ये रही होगी कि उन्हें उनकी एक महानता दिखाने की कितने प्राइस पोजीशन है ये आज़ादी, कितना जुल्म हुआ था That उसके I बाद। completely agree, sir. Everyone is born free and they should not be in clutches. I completely agree with that fact. समझ आ गया बच्चों को? बचपन से 5th क्लास से चैप्टर पढ़ रहे होते हैं और ये आता रहता है। क्लास 10th में भी है नेशनलिज्म इन इंडिया। सुनने में बड़ा पैट्रियोटिक लगता है और खुद को भी हम नेशनलिज्म सुन के ना, बट हम लोग भी बड़े हो जाते हैं। बट उतना बता दो जिससे बच्चों को फायदा हो। इतना रटवाना, कौन कौन से लीडर्स थे, फिर कौन कौन से ब्रिटिशर्स ने कब कब कौन कौन से मेयर थे उस टाइम पे, कौन कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था, ये सब बताना क्यों जरूरी है? लर्न क्यों करवाना है कि इरविन था या XYZ कोई भी था? क्यों लर्न क्यों करवाना है? ग्लोरीफाई करना है अपने लीडर्स को, करवाओ ना ग्लोरीफाई। दैट्स वेरी वेल चेंज सेड। तो लाना पड़ेगा। ट्रू ट्रू। वो कराओ जो जो बच्चों को आगे काम आएगा, जिससे बच्चे कुछ प्रैक्टिकली टेक्नोलॉजिकली कुछ आगे बढ़कर सीख सकेंगे, अपने आप को शो कर सकेंगे कि आगे प्रूफ कर पाएंगे अपने आप को। मैथ्स फोबिया, इसका तो नाम आपने सुना ही होगा। सर बहुत सुना, बहुत बच्चों को देखा है। तो आपको क्या लगता है, कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने करियर को दांव पे लगा देते हैं सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट की वजह से, कि वो अपना टर्न ले लेते हैं करियर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली बिकॉज कि उसमें मैथ्स है, नहीं जाना उस राह पे। आपका क्या कहना है, क्या इसका कोई तोड़ है मैथ्स को? हाउ कैन वी कम्बैट दिस सिचुएशन? सर मैं खुद मैथ्स की टीचर हूँ और मैथ्स करने में मुझे बहुत मजा आता है। अगर कभी कोई क्वेश्चन क्लास में नहीं कर पाती या कुछ नया क्वेश्चन सामने आ जाता है, तो जब तक मैं वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेती ना, मुझे नींद नहीं आती रात को, जब तक मैं उसका आंसर नहीं निकालूंगी। बट मैंने बच्चों के अंदर इतना इतना ज्यादा डर देखा है ना मैथ्स को लेकर के, कि मुझे किसी तरह बस 10th में मैथ्स में क्लियर हो जाऊं और मुझे 11th में मैथ्स नहीं लेना पड़े। मैम ऐसी स्ट्रीम बता दो जो बिना मैथ्स के मैं सर्वाइव कर लूं। मुझे नहीं पता बच्चों में इतना फियर क्यों आ रहा है। शायद आप ये कह सकते हो कि इतने चैप्टर्स ये लोग डाल देते हैं, इतना मुश्किल कर देते हैं। अब जो नई बुक आई है क्लास 9 की, वो बहुत ईजी है कंपेरेटिवली। चैप्टर्स बढ़ाए हैं बट बहुत बहुत ईजी है। जो सिंपल फ्रैक्शंस हम क्लास 3-4 में करते थे वो डाल दिया है। अलजेब्रा जो हमने क्लास 7-8 में किया था वो रिपीट कर दिया है। तो मतलब बहुत इंप्रूवमेंट आई है। क्लास 9 में एक चैप्टर था पॉलिनोमियल जो पुरानी बुक में था, उसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो पूरा उसको चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया क्लास 9 में। वो लोग कोशिश कर रहे हैं ईजी करने के लिए। जहां तक रही फोबिया की बात, जो बच्चों के अंदर आ गया है, मुझे लगता है कि ये इसलिए भी है कि प्रेशर है मार्क्स लाने का। अगर हम मैथ्स को ऐसा सब्जेक्ट लें जिसमें मार्क्स की इंपॉर्टेंस खत्म कर दी जाए, सिखाने पर इंपॉर्टेंस दी जाए कि आप उसको करते कैसे हो। मैथ्स इज द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अगर आप उसको प्रैक्टिकली सिखाओ और मार्क्स का प्रेशर ना डालो, तो बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे ये एक चीज लगती है जो करनी चाहिए। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, सर कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। आपने 4 दिन किया और 3 दिन नहीं किया तो आपका कराओ बेकार। जैसे वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, 5 दिन करते हैं, 7-8 दिन नहीं जाएंगे तो आप वापस वहीं आ जाओगे। तो मैथ्स भी वैसे ही है। मैथ्स आपको रोज करना पड़ेगा। आपको डर लग रहा है, आपको नहीं डर लग रहा। हाँ मैं मानती हूँ कि बच्चे डरते हैं। इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली आके बोलते हैं मैम हमने आगे नहीं करना, आप पास करा दो क्लास 10th में। बट मेरा आंसर ये है, मैथ्स ऐसा है कि अगर आपने मैथ्स करना है लाइफ में तो कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। अगर आप रोज उसको 1-1.5 घंटा नहीं दोगे तो आपको मैथ्स का डर बढ़ता जाएगा। और अपने फियर्स को ओवरकम करना, कहते हैं ना कि कोशिश करोगे तो होगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। करोगे तो अपने आप फोबिया भी खत्म होगा। तो इसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए? ये तो आपने बात कह दी कि रोज करना चाहिए। मान लो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ्स में, तो मैं कैसे सर उसको किस चीज करूं? में इंटरेस्ट नहीं होता? जो नहीं आती हाँ, आ जाएगी तो इंटरेस्ट भी आ जाएगा। आपको जो नहीं आता उसमें इंटरेस्ट कैसे नहीं आता, आएगा? करेक्ट, कर कैसे क्या आएगा? आएगा ना सर? बिना करे तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना। आज मुझे डांस करना नहीं आता तो मैं डांस क्लास ज्वाइन कर लेती।
आज मुझे ड्राइंग करना नहीं आता तो मैं ड्राइंग ज्वाइन कर लेती हूँ, मुझे फुटबॉल नहीं खेलना तो फुटबॉल ज्वाइन कर लेती हूँ। फर्स्ट डे तो मुझे कुछ नहीं आता ना। मैथ्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रोज करो, और मुझे लगता है जो बच्चे रोज मैथ्स कर लेते हैं, शायद 3 महीने 6 महीने में उनका डर जाने लगता है। और मैंने खुद देखा है, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में शायद बेरली पास ही नहीं होते थे। अभी रिसेंट भी एक स्टूडेंट थी, वो मैथ्स में बेरली पास भी नहीं होती थी, और अब वो 94 95 स्कोर किया उन लोगों ने मैथ्स में। वाओ। और बहुत सारे बच्चे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस। और मैं कह रही हूँ कोई जादू की छड़ी नहीं है किसी टीचर के पास कि उसने ऐसे करके घुमा दिया और बच्चे ने सीख लिया, नहीं। ट्रू। प्रैक्टिस, हाँ, इजी कर सकते हैं उनके लिए। कैलकुलेशन के अंदर कैसे ट्रिक्स यूज करनी है वो हम सिखा सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट डिस्कशन विद रूपाली भटेजा जी, जिनके टीचिंग के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का फायदा आज कई बच्चों को मिल रहा है। शायद आज रूपाली जी जैसे ही लोगों के गाइडेंस की वजह से हम ये देख पाते हैं कि कई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉप स्कोर्स ला पा रहे हैं। इनके कंट्रीब्यूशन की असली वैल्यू को आंकना कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। रूपाली जी जैसे ही समाज के कुछ और हीरो नगीनों को हम ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने पेश करते रहेंगे। तब तक रवि अग्रवाल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए सक्सेस फंडे, सक्सेस सिंप्लीफाइड, फंडे एम्पलीफाइड।